यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आप लोग, कल मैंने आपको टीडीएस चालू किया था और टीडीएस में बहुत सारी सेक्शन कल कर ली थी हमने, और आपको बोला था घर पे जाके रिवाइज करके आना है। कल मैं आपको एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, ये मैंने पूछा था, आप सबको बताया था। हाँ भाई, तो एक बात समझिए, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में आप लोगों ने क्वेश्चन किए कि जो छोटे छोटे दिए थे, एक एक लाइनर दी तो थे, तो समझ में आया ना वो? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क के 5 मार्क के इससे करके, ठीक है। चलिए, तो हमने कल टीडीएस चालू किया था। टीडीएस में सबसे पहली सेक्शन पड़ी थी 192 में टीडीएस कटता है, टीडीएस ऑन सैलरी। क्या बोला मैंने? टीडीएस ऑन सैलरी। पेयर एम्प्लॉयर होता है, पेई एम्प्लॉय होता है। कौन सी रेट से कटता है? स्लैब रेट। अब एक बात समझना, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो एम्प्लॉयर टीडीएस कौन से सिस्टम से काटेगा? डिफॉल्ट वाले टैक्स से या नॉर्मल वाले से? डिफॉल्ट वाले से। अब एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉय है वो अपने कोई अदर इनकम की डिटेल भी देना चाहता है, उसकी कोई अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, तो क्या वो भी एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा या नहीं? यस। लेकिन क्या लॉसेस को कंसिडर करेगा? नहीं। लेकिन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो उसको कंसिडर करेगा। डिडक्शन का डिटेल दिया, एटीसी का, एटीडी का, तो क्या वो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? यस। अब एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉय एक साथ में 2 जगह काम करता है या एक जगह जॉब छोड़ के और दूसरी जगह उसने जॉब ज्वाइन किया है, तो वो चाहे तो किसी पुराने एम्प्लॉयर से मिलने वाला या दूसरे एम्प्लॉयर से मिलने वाला सैलरी और टीडीएस का डिटेल दूसरे को दे सकता है, तो दूसरा उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उतना टीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी से नहीं काटना है, एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करेगा। लेकिन जितना एम्प्लॉयर टीडीएस पे कर रहा है गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से, वो पीएनडल के डेबिट में खर्चा अलाउ नहीं होता है। एज वेल एज इसका जो है वो क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है, एम्प्लॉय है वो उसका क्रेडिट ले सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा 192A ईपीएफ। बोलो ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब एक चीज समझना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें अगर मान लो पेयर है वो एनी पर्सन पेई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे एम्प्लॉय को जो पैसा मिलेगा तो उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 10%। लेकिन अगर लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। एंड गाइस, यहां पे टैक्सेबल हो रहा है तो ही टीडीएस काटना है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है रिसीवर के हाथ में तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। 193 होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स, उस पे इंटरेस्ट। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। यहां पे रेट क्या है? 10%। लेकिन यहां 4 केसेस ऐसे थे जहां टीडीएस नहीं आएगा। पहला तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसने अपने डिबेंचर इशू किए थे, इंडिविजुअल एचयूएफ को डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं और वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और वो अकाउंट पे ही चेक से दे रहे हैं, तो वहां पे टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा, अगर मान लो किसी एलआईसी, जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। तीसरा मैंने बोला जो पीएफसीएल और आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। एंड चौथा मैंने बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन है। अगर जो आरबीआई के सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 8% वाले 2003 के एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाले, अगर उस पे इंटरेस्ट दिया 10,000 से ज्यादा तो वहां पे टीडीएस आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा 194 डिविडेंड। बोलो डिविडेंड। डिविडेंड में पेयर होगा डोमेस्टिक कंपनी, पेई इज रेजिडेंट पर्सन और रेट रहेगा 10%। उसमें एक ऐसी एक चीज है कि अगर इंडिविजुअल को डिविडेंड दिया जा रहा है और वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था 194A, दैट इज इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाले इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी वाला इंटरेस्ट। यहां पे पेयर कौन होगा? एनी पर्सन बट अदर देन बीबी सर की वाइफ। यहां पे क्योंकि यह हाईजैकर में आ रहा है, HIJAA में आ रहा है, तो यहां पे बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो पेयर है, तो यहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। यहां इंटरेस्ट में रेट क्या रहती है? 10%। लेकिन गाइस, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब आपका इंटरेस्ट किसी को दे रहे हो वो 5,000 से ज्यादा है। मींस इफ इट इज अप टू 5,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा।
लेकिन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, वो किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो 40,000 का लिमिट लगेगा। 40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, एंड अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000। अब यहां पे कुछ केसेस ऐसे थे जहां टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना भी हो टीडीएस नहीं कटेगा। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में वो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल में अगर मान लो उसके कंपनसेशन पे आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्रेडिट होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। जब आपको पे किया जाएगा और अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अप टू 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को या दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है टीडीएस नहीं आएगा। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन इनका अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर इनको टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं तो। अब एक और चीज समझना, ये जो 40,000 50,000 बैंक के केस में जो लिमिट देख रहे हैं, मुझे बताइए ये लिमिट बैंक वाइज है या ब्रांच वाइज है? बैंक वाइज। मतलब एक बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है, बैंक अगर 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस आएगा। ब्रांच वाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा 194 बी का मतलब होता है बड़े लोग। बड़े लोग पैसा किसमें लगाते हैं? लॉटरी में। और बीबी का मतलब होता है बहुत बड़े लोग, वो पैसा कहां लगाते हैं? हॉर्स रेसेस में। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट रहेगा 30% का। लेकिन 10,000 से ज्यादा का विनिंग है तो ही आपको टीडीएस काटना है। अगर 10,000 से ज्यादा का विनिंग है तो टीडीएस काटना है, अगर विनिंग अप टू 10,000 है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक और चीज ऐसी थी कि 194 बी और 194 बीबी में अगर मान लो जैसे आपने कोई बैटिंग किया और उसमें आपने जैसे हॉर्स रेसेस पे लगा रहे, आपका विन विन आया और उसमें लॉस भी हो गया, लॉस को सेट ऑफ नहीं करेंगे। जो पूरा विन विन वाला रहेगा उस पे आपका 30% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। अगर मान लो विनिंग में आपकी कार वार खुल गई तो क्या उसका 30% टायर काट के देंगे? नहीं। उसमें क्या होगा, उसको आगे वाले को आपको पैसा देना पड़ेगा, या आप बोलोगे इतना टैक्स भर के आ जा, और आप इंश्योर करोगे कि भैया उस पर टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करोगे, उससे पहले आप उस विनिंग को रिलीज नहीं करोगे। 194 बीए का मतलब होता है बड़ा एडिक्ट। एडिक्ट किस चीज का? ऑनलाइन गेमिंग का, जो ड्रीम 11 वगैरह है। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट रहेगा 30% की रेट से। लेकिन यहां पे नेट विनिंग पे टीडीएस कटता है क्योंकि नेट विनिंग की इनकम टैक्सेबल होती है। नेट विनिंग कैसे निकालना कि आपका जो यूजर अकाउंट है, यूजर अकाउंट का मतलब जो ड्रीम 11 पे या प्रोबो पे आपने बनाया, किसी ने नहीं करना चाहिए सब। अगर मान लो आपका यूजर अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसमें पैसा डिपॉजिट कितना किया, उन दोनों को अलग करो। क्लोजिंग बैलेंस कितना है और कितना विड्रॉ कर दिया, तो विड्रॉ क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस डिपॉजिट को लेस कर दो, आपकी नेट विनिंग आ जाएगी। उस नेट विनिंग पे टीडीएस कटेगा @ 30%। 194 सी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटता है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पे टीडीएस कटता है। पेयर एनी पर्सन बट इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई को यहां टीडीएस नहीं काटना, मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। बट अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई रेजिडेंट पर्सन, यहां रेट कैसे रहेगी? कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। 194 सी में कुछ पॉइंट्स और थे। सबसे पहला कि कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट मिला के 1 लाख से ज्यादा हो गया। मींस आइदर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 30,000 और इन एग्रीगेट मोर देन 1 लाख, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट थे जो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। सबसे पहली चीज, अगर मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग सब उसमें आ जाएगा। एक और चीज समझना, एडवर्टाइजमेंट करते हो तो यहीं पे टीडीएस कटेगा। दूसरा है केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड से कुछ ट्रांसपोर्टेशन का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 194 सी में टीडीएस कटेगा। लेकिन उसमें एक पॉइंट बताया था मैंने कि अगर ट्रांसपोर्टर है वो आपको अपना पेन नंबर दे देता है और एक डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, तो फिर उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था कि कोई पर्सन आपके लिए कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आपने स्पेसिफिकेशन आपने दिया है, मटेरियल भी आप ही सप्लाई कर रहे हो, और आपके लिए अगर वो कर रहा है तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसको अपन जॉब वर्क बोलते हैं, इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, इसमें टीडीएस कटेगा। लेकिन उसने मटेरियल मार्केट से खरीदा है तो इसमें टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर मान लो आपके किसी एसोसिएट ने मटेरियल सप्लाई किया है,
मींस आपके रिलेटेड पार्टी ने मटेरियल उसको सप्लाई किया तो वहां पे टीडीएस आ जाएगा। अगर मैं बिल की बात करूं कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट के बिल में से टीडीएस है वो कौन से अमाउंट पे आएगा, तो देखो अगर बिल में अलग से मटेरियल का अमाउंट बता रखा है तो मटेरियल वाले पे टीडीएस नहीं आएगा, बाकी वाले पे टीडीएस आ जाएगा। लेकिन बिल में अगर बाइफर्केशन नहीं दे रखा तो पूरे वाले अमाउंट पे टीडीएस आएगा। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि जो ये टीवी चैनल वाले होते हैं, अगर मान लो इनको कोई प्रोग्राम बनवाना है, गाना बनवाना है, किसी प्रोडक्शन हाउस के पास गए, प्रोडक्शन हाउस को बोला कि हमारे लिए गाना बनाओ। अब देखो अगर उन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन खुद ने दिया है, खुद के हिसाब से वो गाना बनवाया है, तो वहां पे टीडीएस आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मान लो बना बनाया गाना है, वो अपने टीवी पे डिस्प्ले कर दिया, सिर्फ टेलीकास्टिंग राइट ले लिया, तो वहां पे 194C में टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद हमने 194D की बात की थी, एक्चुअली 3 सेक्शन साथ साथ में पढ़ी थी, 194D, 194G एंड 194H। ये तीनों कमीशन की बात करती है। 194D का मतलब होता है दलाल। दलाल कौन सा? इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन है उस पे टीडीएस 194D में कटता है। उसके बाद 194G, जी का मतलब गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट। तो लॉटरी एजेंट का कमीशन 194G में जाता है। एंड 194H मतलब कोई हाउस वगैरह भाड़े पे लिया तो उस पे ब्रोकर के थ्रू लेते हो तो कमीशन पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, वो 194H में जाता है। अब इसमें पेयर कौन है? तो 194D और 194G में पेयर एनी पर्सन है। 194H में बीबी सर की वाइफ को छोड़ के, क्योंकि वो हाईजैकर में आती है। अब यहां पेई कौन है? तो पहले वाले डी में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन, जी में लिखा हुआ है एनी पर्सन, एच में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। रेट तीनों ही सेक्शन में 5% है। लेकिन जो इंश्योरेंस कमीशन वाला है उसमें अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी पे ही है तो 10% की रेट हो जाएगी। यहां पे लिमिट 15,000 की है। 15,000 से ज्यादा का कमीशन है पूरे साल का मिला के तो ही टीडीएस आएगा। अगर 15,000 या उससे कम का कमीशन है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 194DA। डीए का मतलब होता है डेथ आफ्टर। एक बात बताओ, डेथ आफ्टर किसकी जरूरत पड़ती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी की। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है, उस पे टीडीएस 194DA में कटेगा। पेयर यानी पर्सन, पेई जो है वो रेजिडेंट पर्सन। यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब मैच्योरिटी अमाउंट है ना वो 1 लाख या उससे ज्यादा है। अगर लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना। मैच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है 5% की रेट से और इनकम कंपोनेंट पे काटना है। इनकम कंपोनेंट का मतलब होता है कि मैच्योरिटी अमाउंट कितना है और आपने प्रीमियम कितना पे किया था वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका इनकम कंपोनेंट बचेगा। इनकम कंपोनेंट पे आपको टीडीएस काटना है। उसके बाद हमने पढ़ा था 194IA करके क्लास सेक्शन। 194IA मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, यहां टीडीएस का रेट 1% रहेगा, या तो कंसिडरेशन या एसडीवी विच एवर इज हायर। लेकिन इसमें टीडीएस नहीं काटना अगर आपका कंसिडरेशन या एसडीवी, कंसिडरेशन एंड एसडीवी लेस देन 50 लाख है। अगर दोनों में से एक भी चीज 50 लाख या उससे ज्यादा हो गई तो आपको 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। आई थिंक इतना हुआ था कल, घर पे पढ़ के आए थे। कुछ होमवर्क पॉइंट दिए थे, उसमें किसी में डाउट हो तो बोलो। कुछ होमवर्क वाले पॉइंट जो थे, हाईजैकर का मतलब क्या होता है? हाईजैकर मतलब हाईजैकर राजीव, ड्रीम 11 में टीडीएस कटता है जब आपका विड्रॉ करते हो पैसा, तब। हाईजैकर कल वाला लेक्चर विशु बोलता है अपलोड कब क्यों करना है? अपलोड में पहले से कर रखा है ना, वही दूसरा वाला देख लो ना, पहले वाला सेम ही तो है। चलो कोई बात नहीं, कल वाला भी मैं करा लूंगा, ठीक है। मैं आज आपको लिंक शेयर कर लूंगा। चलिए डन। किसी क्वेश्चन में डाउट है? 14 के 1 में डाउट है, कोई बोल रहा है बच्चा 14 के 1 में डाउट है? 14 के 1 में डाउट है? अरे बैंक को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटता ना। यहां पे इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक है, यूको बैंक को तूने इंटरेस्ट दिया तो बैंक का टीडीएस नहीं काटना। कल मैंने बोला था ना, मैंने बैंक से हाउसिंग लोन लिया तो मैं ईएमआई भर रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मुझे बैंक का टीडीएस नहीं काटना। चलिए देखो, टीडीएस काटा तो क्या क्वेश्चन ही आता है, आगे वाले को टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे कहीं से प्रोफेशनल फीस मिली है 5 लाख की, और मान लो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस आज अपन पढ़ेंगे 10% की रेट से कटता है, तो मेरा 50,000 टीडीएस कटा। एक बात बताओ, क्या मुझे बाद में जाके बाकी वाला टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा ना यार।
हमने एडवांस टैक्स वाले टॉपिक में वही तो किया था कि अपन क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते टाइम तुम्हारा टोटल इनकम कितना है, टैक्स कितना आता है, उस टैक्स में से जितना टीडीएस कट चुका है, टीसीएस है या माइनस जो एडवांस टैक्स कर दो, जो बचेगा वो टैक्स भरना पड़ेगा ना आपको गवर्नमेंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट, हां क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट देखिए, शारदा रिसीव द सम ऑफ 95,000। एक बात बताओ, मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के 1 में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 17 का 1, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द tax deduction at source, the rate and amount of tax deduction in the following cases for the financial year 23-24। पहला, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू द राम अ सब कॉन्ट्रैक्टर। देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, पहला वाला या सब कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। 3 लाख का उसको पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,20,000 है। तो देखो एक बात बताओ मुझे, टीडीएस किस पे कटता है, कौन से टाइम पे कटता है, पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा पेमेंट कर दिया वो तो ले लो, और बाकी वाला क्रेडिट किया उस पे भी तो टीडीएस आएगा। तो विच एवर इज अर्लियर मींस यहां पे टोटल 4,20,000 है, उस पे टीडीएस आएगा। चलिए डन, चलिए बोलिए डन। और कोई डाउट है तो बता दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आज की पहली सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और उस पहली सेक्शन का नंबर है, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, 194I। 194I, दैट इज टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट। पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या है, और अदर कंडीशंस या अदर पॉइंट्स क्या है। चलिए हां चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। चलिए टीडीएस ऑन रेंट 194I। एक बात बताओ, आई को कैसे रेंट से कनेक्ट करोगे, मतलब याद कैसे रखोगे, आई मतलब रेंट, कैसे याद रखोगे? आई को रेंट कैसे याद रखोगे? एक बात बताओ, अपन लोग एक बात बताओ, चलिए एक बात हाँ सुन तो लो। आई को आइटम, कुछ रेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। एक बात बताओ, अपने यहां पे आई किसको बोलते हैं? आई का मतलब मम्मी को, आई का मतलब मम्मी को। बाइक या गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, आई तुझा आशीर्वाद करके, ठीक है, याद आया? अपने महाराष्ट्र में हर तीसरी बाइक के पीछे लिखा होता है आई तुझा आशीर्वाद करके, ठीक है। तो आई का मतलब होता है मम्मी। एक बात बताओ, आप इतने बड़े हो गए हो, सब लोग 18, 19, 20 साल के हो गए हो, इस उम्र में लोग कमाते हैं, बट तो भी तुम घर पे पड़े हो, तुमको लगता नहीं तुमको मम्मी को रेंट देना चाहिए, ठीक है। तो आई को रेंट देना है, क्या देना है? आई को रेंट। तो आई आई को रेंट दो, हाँ क्या? तो वो अलग है, उसके लिए है, थोड़ा रुक जाओ भी ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये सेक्शन 194I है, आपको आई को रेंट देना है। क्या देना? आई को रेंट। तो इसको ऐसे याद रखोगे कि हम लोग आई के घर में रह रहे हैं, आई को रेंट देना, तो रेंट पे टीडीएस, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज ये है, पापा को रेंट देना नहीं, पापा को नहीं देना, आई को ही देना है, ठीक है। चलिए अब एक बात समझिए, ऑल पीपल पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, इस सेक्शन में पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या है, सब लोग इधर देखना। पेयर में एनी पर्सन, भाई कोई भी पर्सन किसी को रेंट पे करेगा तो टीडीएस काटना है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आई हाईजैकर में आता है कि नहीं? HIJACR। तो मैं बताऊं, यहां आई हाईजैकर में आ रहा है,
तो यहां पे बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को रेंट देगा तो टीडीएस नहीं काटना, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना, पेई होना चाहिए रेजिडेंट पर्सन। बोलो रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या होना चाहिए यहां पे, इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए। लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर रेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट का रेंट है तो टीडीएस रहेगा 2% की रेट से। एंड अगर रेंट किसी बिल्डिंग का है, फर्नीचर का रेंट है या कोई प्लॉट वगैरह लैंड का रेंट है तो टीडीएस रहेगा 10% की रेट से। समझना, अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है उसका रेंट है तो उस पर टीडीएस की रेट 2% है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है या लैंड है उस पे टीडीएस की रेट है वो 10% है। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, इस सेक्शन में आपको टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के रेंट 2,40,000 से ज्यादा है। मींस इन सिंपल वर्ड बता दूं, नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका रेंट किसी पर्सन को पे कर रहे हो वो अप टू 2,40,000 पर एनम है। मींस पूरे साल का मिला के जो रेंट है वो अगर 2,40,000 तक ही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 2,40,000 से ज्यादा का रेंट है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज 2,40,000 तक ही रेंट है तो टीडीएस नहीं काटना। अब आप यहां पे एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं कि 2,40,000 पर एनम का रेंट है तो उस पर टीडीएस नहीं काटना। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए सब लोग, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमने क्या किया, एक बिल्डिंग भाड़े पे ले रखी है। ये जो बिल्डिंग है स्टूडियो हमारा, वो भाड़े पे ले रखा है एक बंदे से जिसका नाम है मिस्टर काका करके। अब काका को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। अब एक बात समझना, काका को रेंट दे रहे हैं मान लो 25,000 रुपया पर मंथ का। मुझे बताइए 25,000 रुपया पर मंथ का रेंट दे रहे हैं तो पूरे 12 मंथ का कितना हो गया? अरे 12 मंथ का कितना हो गया? 3 लाख रुपया हो गया। तो मुझे बताइए हमको काका का टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? यस, क्योंकि जो रेंट दे रहे हैं वो किससे ज्यादा है, 2,40,000 से ज्यादा है तो हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां पे रेंट है वो 3 लाख है, 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अब यहां पे एक और चीज समझना, मान लो यहां काका को जो रेंट दे रहे हैं वो 15,000 पर मंथ है तो कितना रेंट आएगा टोटल? 1 लाख। तो 1,80,000 का रेंट है तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस तभी काटना है जब रेंट पूरे साल का मिला के 2,40,000 से ज्यादा हो जाए। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है इस सेक्शन में, ध्यान देना गाइस। इस सेक्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि मान लो ये बिल्डिंग हमने काका से भाड़े पे ली है और इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो रेंट फॉर एन एग्जांपल पूरे साल का मिला के जो रेंट है वो 5 लाख रुपीज है या 4 लाख है, एग्जांपल के लिए लीजिए 4 लाख रुपीज का रेंट है। तो मुझे बताइए 4 लाख का रेंट है तो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि रेंट किससे ज्यादा है, 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। अब एक बात समझना, लेकिन हुआ क्या, ये बिल्डिंग के 2 ओनर है। ये जो बिल्डिंग है इसके 2 ओनर है, एक का नाम है काका और एक काका का भाई है जिसका नाम है बाका। दो को ओनर है, एक काका एक बाका। अब हुआ क्या, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग का रेंट जो है वो 4 लाख है, लेकिन इसमें से हम 2 लाख रुपए का रेंट है वो काका को दे रहे हैं और 2 लाख रुपए का रेंट है वो बाका को दे रहे हैं। क्या इस पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? भाई यहां पे लिमिट जो है वो लिमिट क्या रेंट की लिमिट है या पर्सन वाइज लिमिट है? मतलब उस पर्सन को पे कर रहे वो 240 से ज्यादा हुआ तो ही टीडीएस आएगा। राइट आंसर इज यस, यहां पे पर पर्सन वाइज लिमिट है। भाई बिल्डिंग का रेंट भले 4 लाख है, लेकिन आपने काका को रेंट दिया वो 2 लाख का ही है, आपने बाका को रेंट दिया वो भी 2 लाख का है, तो यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। क्योंकि गाइस इस सेक्शन में जो लिमिट है 2,40,000 वो पेई वाइज लिमिट है, मतलब जिस पेई को आप रेंट दे रहे हैं वो 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। अगर वो 2,40,000 या उससे कम है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं आएगा।
इस सेक्शन में वापस बोल रहा हूं, लिमिट पर्सन वाइज है, मतलब जिस पर्सन को आप रेंट दे रहे हो, बिल्डिंग का रेंट 2,40,000 से ज्यादा है, लेकिन जिसको रेंट दे रहे हो वो 2 लाख ही है, एंड गाइस बाका को भी 2 लाख है, तो यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना सर, फॉर एन एग्जाम्पल, इधर देखना बेटा, जैसे हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, पेयर है, हमने क्या किया, काका से एक बिल्डिंग भाड़े पे ली, और मान लो ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग का जो भाड़ा है वो 2,20,000 है पर एनम, टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि 2,40 से ज्यादा नहीं है। अब काका से हमने फर्नीचर भी भाड़े पे लिया, और मान लो काका को हम फर्नीचर का भाड़ा दे रहे हैं, वो फर्नीचर का भाड़ा 80,000 दे रहे हैं। काका से हमने प्लांट एंड मशीनरी भी भाड़े पे लिया, और प्लांट एंड मशीनरी का भाड़ा है वो मान लो 20,000 दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि हमने काका से 3 चीजें भाड़े पे ली। एक तो बिल्डिंग भाड़े पे ली जिसका भाड़ा 220 पर एनम है, हमने काका से फर्नीचर भाड़े पे लिया जिसका भाड़ा 80,000 पर एनम है, और हमने उससे प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे लिया जिसका 20,000 पर एनम है। देखो असेट वाइज बेटा आपका रेंट 240 से ज्यादा नहीं है, बट एग्रीगेट मिला के काका को जो रेंट दे रहे हो वो आपका 2,40,000 से ज्यादा है, तो क्या इस पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? राइट आंसर इज आएगा। मींस आप जिस पर्सन को रेंट दे रहे हो वो रेंट अगर आपका 2,40,000 से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस आएगा। तो एक बात बताऊं, यहां पे जो 80,000 पर मंथ है, पर एनम है, ये फर्नीचर है। फर्नीचर के केस में आपका टीडीएस 10% की रेट से आएगा, बिल्डिंग के केस में आपका टीडीएस 10% की रेट से आएगा, प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपका टीडीएस है वो 2% की रेट से आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि भैया जिस पर्सन को आप रेंट दे रहे हो वो किसी भी असेट का रेंट हो, आप अगर 2,40,000 से ज्यादा पर पर्सन को रेंट पे कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जब आप लोग रेंट पे कर रहे हो किसी को, आगे वाले पर्सन को टीडीएस काटना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट आता है डिपॉजिट का। आपको पता है डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बहुत बार जब एक तो भाड़ा देते हैं अपन, डिपॉजिट भी देते हैं, तो डिपॉजिट जो होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या उस पे भी टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर मैंने कोई भाड़े पे ली, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बिल्डिंग है को काका से भाड़े पे ली, काका को डिपॉजिट भी दिया, तो क्या डिपॉजिट पे टीडीएस आएगा या नहीं? व्हाट यू फील? राइट आंसर इज डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि वो रिफंडेबल होती है। तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि ये तो वापस आपको मिलने वाला है, ये रेंट थोड़ी है। लेकिन एक डिपॉजिट कुछ होती है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे आपने किसी ओनर को डिपॉजिट दिया, आपको वापस वो डिपॉजिट नहीं मिलने वाला, वापस आपको वो रिफंड नहीं मिलने वाला, दैट इज कॉल्ड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो मुझे एक बात बताइए, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट इज लाइक अ रेंट ओनली ना, ये रेंट ही तो है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप यहां पुणे में रह रहे हो, एग्जांपल के लिए आपने किसी को डिपॉजिट दिया है, वो डिपॉजिट वापस मिलने वाला है, तो वो रेंट नहीं है। बट किसी ने आपसे डिपॉजिट ले लिया, बोला वापस नहीं मिलेगा, तो ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मतलब रेंट ही तो हुआ, तो इस पे टीडीएस आएगा। तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उस पे टीडीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई अरियर्स ऑफ रेंट था, अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट हो गया, जैसे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिस्प्यूट हो गया रेंट को लेके, वो काका बोलते हो इतना रेंट है, आप बोलते हो इतना रेंट है, झगड़ा हो गया, कोर्ट चले गए, तो डिस्प्यूटेबल रेंट है वो जिस ईयर में आपका फाइनल हो जाएगा और जिस ईयर में आप अरियर्स ऑफ रेंट आगे वाले को पे करोगे तो उस पर टीडीएस आएगा। एक होता है एडवांस रेंट। एडवांस रेंट क्या होता है? आप एडवांस में पहले ही किसी को रेंट देते हो, तो क्या एडवांस रेंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? यस, बिकॉज टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। देखो हमेशा अर्लियर वाला सिस्टम चलता है, उसके 7 एक्सेप्शनल केसेस है। एक तो सैलरी वाला, ईपीएफ वाला, विनिंग वाला, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, एक डिविडेंड वाला, और एक कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी का, और एक था कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। ये 7 एक्सेप्शनल केसेस है। 7 केसेस में सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, बाकी सब जगह क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब एक और चीज समझना, जब आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना है, किसी को रेंट दे रहे हो, तो अब आपको यह ध्यान नहीं देना कि आगे वाला पर्सन उस बिल्डिंग का ओनर है या नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसे मान लो हमने ये बिल्डिंग काका से भाड़े पे ली, बट काका ने भी भाड़े पे ले रखी है आगे से किसी से,
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि काका ओनर है या नहीं ओनर है, मैं अगर इनको रेंट देता हूं तो मुझे टीडीएस काटना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपका ओनर है या जो पर्सन को आप रेंट दे रहे हो, जो पेई है, वो उसका ओनर है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो टेनेंट है, उसने क्या किया, सब टेनेंट किया है, और वो अगर बंदे जब किसी से भाड़े पे लेके आपको भाड़े पे बिल्डिंग दी है तो भी आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू चेक दैट कि वो पर्सन ओनर ही होना चाहिए, ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना कि सर आगे वाले के हाथ में वो इनकम कौन से हेड में जा रही है, क्या हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या आगे वाला बंदा जो है उसके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, अदर सोर्सेज का है, बिजनेस का है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप अगर किसी को रेंट दे रहे हैं 2,40,000 से ज्यादा का पूरे साल का मिला के, तो आपको आगे वाले का टीडीएस काटना है, भले वो आगे वाले के हाथ में वो कौन से हेड में इनकम जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कल आपको बताया था कि एक तो होता है किसी से आपने गोडाउन भाड़े पे लिया, वेयरहाउस भाड़े पे लिया, तो जब आप वेयरहाउस भाड़े पे लेते हो, गोडाउन भाड़े पे लेते हो, तो उसका पैसा दोगे, उसका टीडीएस 194I में कटेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194I रेंट माना जाएगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप गोडाउन भाड़े पे ना लेके, अगर अपन ने कल एक एग्जांपल लिया था, दैट इज अ कोल्ड स्टोरेज चार्जेस। कोल्ड स्टोरेज चार्जेस में क्या होता है, उसके पास फ्रीजर वगैरह होता है, उसमें आपका सामान रखा जाता है, तो कोल्ड स्टोरेज चार्जेस के टूवर्ड्स अगर आपने पे किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा और उसका टीडीएस 194C में कटेगा। तो अगर कोल्ड स्टोरेज चार्जेस का भाड़ा दिया तो 194C में जाएगा, बट आपने कोई गोडाउन या वेयरहाउस का भाड़ा दिया है तो उसका टीडीएस 194I में आएगा। अब एक बात समझना, जब आप बहुत बार अगर कोई लॉन्ग टर्म लीज लेते हो, लॉन्ग टर्म लीज किसको बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह से अपन पता है 99 ईयर्स की लीज पे मिलता है। जैसे आपका ये SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जगह आपकी नहीं होती, आप लीज पे लेते हो, और वो लीज पे जो है वो 99 ईयर्स की लीज पे लेते हैं बहुत बार। अब जब इतने लंबे लीज पे ले रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि लीज पे जब आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो आपको एक लमसम लीज प्रीमियम देना पड़ता है। लमसम लीज प्रीमियम, या जिसको अपन अपफ्रंट लीज प्रीमियम भी बोलते हैं, अपफ्रंट लीज। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आपको SEZ में ये वाला जो एरिया है हम आपको दे देते हैं, ये SEZ है, और SEZ में ये वाला एरिया जो है हम आपको लीज पे दे देते हैं, 99 ईयर्स की लीज है। अब उन्होंने ये बोला कि 99 ईयर्स की लीज है, उसमें आपको क्या करना है, पहले तो 5 करोड़ रुपया हमको अपफ्रंट देना है। मान लो आगे वाले को हम 5 करोड़ रुपया अपफ्रंट दे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हर साल आपको फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपीस का रेंट देना पड़ेगा। तो जो 2 लाख रुपीस का रेंट देना पड़ेगा उस पे तो टीडीएस आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने कोई भी अपफ्रंट लीज प्रीमियम दिया है, जिसको अपन लमसम लीज प्रीमियम या अपफ्रंट लीज चार्जेस भी बोलते हैं, क्या इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज नो, इस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, ऐसा क्लेरिफिकेशन CBDT ने दिया है। तो देखिए, जब आप कोई बिल्डिंग वगैरह है वो आप लॉन्ग टर्म लीज पे लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म लीज पे लेते टाइम क्या होता है कि आपको कुछ अपफ्रंट लीज प्रीमियम देना पड़ता है, या जिसको अपन लमसम लीज प्रीमियम भी बोल सकते हैं, अपफ्रंट लीज चार्जेस भी बोल सकते हैं, वो देना पड़ता है, और वो रेंट नहीं है। तो बेटा इस पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताऊं, आप कभी अगर एयरपोर्ट गए होंगे तो आपको पता है मुंबई वगैरह एयरपोर्ट बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है। जब आप मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो गजबी लेवल का एयरपोर्ट है, ऐसा लग रहा है हम कहीं फॉरेन में आ गए, इतना अच्छा एयरपोर्ट है। वहां पे जब जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहता है, वहां पे वॉशरूम भी बहुत क्लीन रहते हैं करके, ठीक है, सच्ची क्लीन रहते हैं। आप जाओगे तो एसी वेसी लगा हुआ रहता है। आपको क्या लगता है ये एयरपोर्ट संभालता कौन है? अभी जैसे मुंबई का एयरपोर्ट अदानी संभाल रहा है, तो ये अदानी को पैसे कहां से आते होंगे? लाइट लगाने के, वॉशरूम क्लीन कराने के लिए पैसे कहां से आते होंगे? आपको क्या लगता है पैसे कहां से आते होंगे? अदानी पैसे कहां से कमाता है? मुंबई एयरपोर्ट मैनेज करता है अदानी, पैसे कहां से कमाता है? हाँ, अच्छा, शॉप्स को रेंट पे दिया तो वो तो ठीक है, भाड़ा मिल गया, बाकी तुम लोगों को सर्विस कहां से मिल रही है? तुम जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको बहुत फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, आपको वहां पे चेक किया जाता है कि कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहे हो वगैरह वगैरह। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वहां फैसिलिटी है, सोने के लिए, आराम करने के लिए लॉन्जेस बना रखे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अदानी को ये पैसा कहां से मिलता है? ये पैसा आप ही से लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, समझना। एक एयर इंडिया करके फ्लाइट है, एयर इंडिया, और एयर इंडिया में एक बंदा है, मान लो जैसे मिस्टर परम,
परम जा रहा है फ्लाइट से कहीं पे दिल्ली, तो मिस्टर परम जो है वो एयर इंडिया के थ्रू एक टिकट बुक कराएगा, और उस टिकट जब बुक कराता है तो टिकट में एक तो भाड़ा रहता है, उसके साथ साथ में ये एयर इंडिया पैसेंजर सर्विस फीस भी लेती है, रहता है 150-200 रुपया हर बंदे से लेते हैं पैसेंजर सर्विस फीस करके। और ये पैसेंजर सर्विस फीस है वो एयर इंडिया ने लिया, और एयर इंडिया क्या करता है, वही वाला पैसा ले जाके और अदानी को दे देता है। अदानी जो है, अदानी एयरपोर्ट वो मैनेज कर रहा है, तो अदानी को ये 200 रुपया एयर इंडिया क्या करता है, हर पैसेंजर से 200-200 रुपया लेता है, और वही वाला पैसा ले जाके अदानी को दे देता है। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर, जब एयर इंडिया ने ये 200-200 रुपया है वो परम से लिया, हर लोगों से लिया, और ये अदानी को 200 रुपया दे दिया, तो क्वेश्चन यह आता है क्या ये रेंट माना जाएगा क्या? क्योंकि जो बंदा आ रहा है परम, वो वहां पे यूज कर रहा है सर्विस वगैरह, और ये एयर इंडिया जब इसको पेमेंट करेगी अदानी को, तो क्या इस पे 194I में टीडीएस काटना है क्या? आंसर इज नो। इसको लेके गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ये रेंट नहीं है, इस पे टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि एयर इंडिया ने जितना पैसा लोगों से कलेक्ट किया 200-200 वो अदानी को दे रहे, तो अदानी का टीडीएस काटो 194I में, तो क्या ये टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। इसको लेके क्लेरिफिकेशन है कि इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। चलिए एक काम करिए, 194I में जो भी दे रखा है आप रीड कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी हाँ हर्ष, 194I को एक बार आप पूरा रीड कर लीजिए। मयंक, 194I में बायर टीडीएस काटता है, बायर, सेलर नहीं काटता, बायर काटता है। नहीं काटा तो फिर उसको पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हाँ देखो देखो बेटा, 194I हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो हो गया तो बोलो डन। चलो एक सेक्शन पहले पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस में नहीं है। सेक्शन 194 LA, बोलो LA। LA का मतलब क्या होता है? ला 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 ला। अच्छा, सुजल पूछ रहा है कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का अमाउंट कहां है। देखो, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो टीडीएस आएगा। उसके बाद एक और चीज समझना, वो सीबीडीटी के सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था पता है? कि लमसम लीज प्रीमियम आप दे रहे हो, जैसे जब आप 99 ईयर्स की लीज पे लेते हो तो एक साथ में कुछ पैसा देते हो, वो वाला, या अपफ्रंट लीज प्रीमियम चार्जेस, दैट इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द पीरियोडिकल रेंट। कोई मंथली रेंट से एडजस्ट नहीं हो रहा है वो। जैसे ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म लीज राइट खरीदने के लिए जो पैसा देते हो, इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अगर वो मान लो मंथली लीज रेंट के सामने एडजस्ट हो रहा है तो फिर वो रेंट हो जाएगा, उस पे टीडीएस कटेगा। मींस यहां पे एसईजेड वाले में मैंने क्या बोला था कि भाई यहां पे
आपने 99 ईयर्स की लीज पे लिया और एक साथ में आपने 10 करोड़ का पेमेंट किया और उसके बाद हर महीने रेंट और दे रहे हो, तो हर महीने रेंट दोगे, उस पे टीडीएस आएगा। एक साथ में जो अपफ्रंट लीज प्रीमियम देते हैं या अपफ्रंट लीज चार्जेस है उस पे टीडीएस नहीं आएगा। चलिए 194 एल बोले एल बोले ला का मतलब होता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर्ड कर दी, याद आया वो किसका एग्जाम्पल था? यहां किसी का एग्जाम्पल? बीडी वाला भूमिका। ओ आपको पता है भूमिका की प्रॉपर्टी ले गए थे, तो भूमिका की प्रॉपर्टी ले गए, उसके बाद भूमिका ने जो है वो मतलब वहां पे मेट्रो के नीचे बीड़ी पी रही थी हस्बैंड के साथ, तो उसको कंपनसेशन मिलता है, तो वो कंपनसेशन पे टीडीएस इस सेक्शन में कटता है। लेकिन कंपनसेशन अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और टीडीएस की रेट 10% रहेगी। बोलो कितनी रहेगी? 10%। चलो मेरी तरफ देखो, ऑल पीपल पे अटेंशन। 194 एलए बोलो, एलए को कैसे बोलेंगे? ला। गवर्नमेंट क्या बोलती है? ला तेरी प्रॉपर्टी ला करके, ठीक है? ला, हाँ बीड़ी ला नहीं, ला प्रॉपर्टी ला। तो कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, उसमें पेयर लिखा हुआ है, एनी पर्सन, पे लिखा हुआ है, रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10% और 2,50,000 से ज्यादा का कंपनसेशन है तो उस पे टीडीएस कटेगा। एक और चीज समझना, इसमें एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। जब भी एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। बाकी कोई भी घर वगैरह लिया और आपको कंपनसेशन मिला तो उस पे टीडीएस कटेगा। 194 एल को पढ़ लो, एक बार रीड कर लो 194 एल को। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट बाकी है वो कर लेते हैं, जो कल मैंने मना किया था मत करके आना। आ जाइए सब लोग। कल क्वेश्चन में होमवर्क कौन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 से था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? आ जाइए सब लोग। अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक बात बताओ, ये अश्विन जो है ये इंडिविजुअल है, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1,05,00,000 है और करंट ईयर का 95 लाख है। इसका मतलब एक बात बताओ, जो हाईजेकर वाली सेक्शन होती है, हाईजेकर HIJACR, नॉर्मली हाईजेकर में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना, लेकिन अगर मान लो ये इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो इनको टीडीएस काटना है। तो यहां अश्विन का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो एक बात बताओ, इस बार टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? यस, जो हाईजेकर वाली सेक्शन है उसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए पहला पॉइंट, बैंक को इंटरेस्ट पे कर दो, टीडीएस नहीं काटना। कॉन्ट्रैक्ट वाले में 12-12 हजार के 2 कॉन्ट्रैक्ट है, टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि टीडीएस तभी काटना पड़ता है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30 से ज्यादा है या एग्रीगेट मिला के 1 लाख से ज्यादा है। तीसरा, आपने एक शॉप का रेंट दिया किसी एक बंदे को 21 जन 2024 को 2.5 लाख रुपए का, टीडीएस काटना है या नहीं? यस, क्योंकि रेंट दे रहे हो 2,40,000 से ज्यादा तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। चेक कर लो ना एक बार। तीसरा पॉइंट, रेंट पे टीडीएस कौन सी सेक्शन में काटना है? 194 आई को क्या देना है? रेंट। आई कौन है? अपनी मम्मी, मम्मी को क्या देना है? रेंट। नहीं देव नहीं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का पॉइंट नंबर 5 पे आइए। पेमेंट ऑफ 2,30,000 मेड टू मिस्टर भरत फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज हाउस एज पर द लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक बात बताओ, यहां पे ये ला हो गया, ला कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, तो कंपनसेशन देते तो टीडीएस काटना है, लेकिन तभी काटना है जब कंपनसेशन 2,50,000 से ज्यादा है। यहां पे कंपनसेशन कितना है? सिर्फ 2,30,000, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। चेक करिए इसका सॉल्यूशन 5वें पॉइंट का।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वें का तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए। 17वें का तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए। देखिए इसमें भी टीडीएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 लाख ही है ना, 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। चलिए अब अपन एक सेक्शन पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली सेक्शन है चलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग। क्या वो नींद आ रही है? गाना आप में से कोई गाना है तो गा लो आके, मैं नहीं गाने वाला। सेक्शन 194 IB। चलिए इधर देखिए सब लोग। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 IB। इधर देखो, एक हजूर इधर देखना। एक बार मुझे इधर लिखने दो पेयर। तुमको कुछ नहीं देखना बुक में। पेई, रेट एंड कंडीशन। चलो इधर देखना सब लोग। पेयर पेई। एक बात बताओ, मैंने बताया रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन आप बोलोगे सर रेंट वाला सेक्शन तो हो गई है ना, हो गई है ना। कौन सी वाली सेक्शन थी? 194 I। तो सर वहां 194 I में तो आ चुका है ना रेंट। और वहां तो क्या लिखा था? रेंट किसी भी चीज का हो। भाई अगर प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड सबका इसमें आ चुका है ना। तो सर ये 194 IB सेक्शन है, ये किसके लिए बनाई है? समझना, इसको याद ऐसे रखेंगे। IB का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया। क्या बोला? इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे। बट सर वो तो 194 I में आ चुका है। लेकिन गाइज एक यू नो दैट 194 I में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना था क्योंकि वो हाईजैकर है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को उस सेक्शन में टीडीएस 194 I में नहीं काटना। तो मेरी वाइफ के लिए एक अलग सेक्शन बनाई है 194 IB कि अगर मेरी वाइफ ऐसा कोई घर वगैरह भाड़े पे लेती है और पूरे महीने का भाड़ा 50,000 से ज्यादा है, मतलब मेरी वाइफ क्या करती है, बोलती है चलो अपन है ना अच्छा सा ढंग का बंगलो भाड़े पे लेते हैं, और बंगलो भाड़े पे लेते हैं और मंथली रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं मेरी वाइफ को यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां पे मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। आपका सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखिए 194 IB आप ऐसे याद रखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया। अब एक चीज समझना, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें पेयर कौन आएगा पता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ पता है? जो 194 I में कवर नहीं हुआ। अगर मान लो जो इंडिविजुअल एचयूएफ 194 I में कवर हो जाता है, क्योंकि 194 I में क्या था कि बेटा इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना, बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो 194 I में टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप 194 I में कवर नहीं होते, तो वैसे इंडिविजुअल एचयूएफ फिर 194 IB में कवर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पे, यहां पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ मींस कौन सा वाला? नॉट कवर्ड। क्या लिखेंगे? नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 I। एक बात बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, बोलो ज्यादा है। मैंने किसी को रेंट दिया तो मैं टीडीएस कौन सी सेक्शन में काटूंगा? I में या IB में? I में ना, क्योंकि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो मैं तो 194 I में कवर हो गया।
तो वहां टीडीएस 194 आई में काटूंगा। लेकिन मान लो मेरी वाइफ है, कुछ भी नहीं करती, सोती रहती है दिन में कितना घंटे, 15 घंटे। 15 घंटे सोती है मेरी वाइफ, कुछ भी नहीं करती, 15 घंटे सोती है, कोई बिजनेस प्रोफेशन कुछ भी नहीं करती। उसने अगर किसी को रेंट दिया, 194 आईबी में आएगा या आई में आएगा? आईबी में। तो आईबी में कौन सा पेयर है यहां पे? इंडिविजुअल एचयूएफ, जो 194 आई में कवर नहीं होता। अब समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे 194 आईबी में मेरी वाइफ को टीडीएस काटना है। इन सिंपल वर्ड यहां पे पेयर मेरी वाइफ है। पेई कौन है? तो मैं बताऊं, इस सेक्शन में पेई में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन। बोलो रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? 5%। बोलो 5%। अब एक और चीज समझना, इसमें टीडीएस तभी काटना है जब मेरी वाइफ ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया है और उसका जो रेंट है ना वो मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। मतलब महीने का भाड़ा 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो ही मेरी वाइफ को टीडीएस काटना है, अदरवाइज मेरी वाइफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पेयर मेरी वाइफ इंडिविजुअल एचयूएफ, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 5%। बोलो 5%। लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब आप रेंट दे रहे हो वो किससे ज्यादा है? 50,000 रुपीज पर मंथ से। पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 रुपीज पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से रेंट ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब यहां पे एक और चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, जैसे ये मेरी वाइफ है, बोलोगे आप सबकी बेइज्जती करते हो। हाँ, ये मेरी वाइफ है जिसका नाम, हाँ बोलता है, अच्छा ऐसी दिखती है, मिसेस बीबी करके, ठीक है। 15 घंटे सोती है तो सो के उठी है तो बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब आप एक बात समझना, हाँ मिसेस बीबी, नाम मुझे ही पता नहीं, ठीक है। इधर देखो, मिसेस बीबी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देख ले बेटा तू, हाँ ठीक है। तू मेरा देख ले, तेरा तो होगी नहीं शादी, ठीक है। हाँ, तुम्हारी नहीं होने वाली शादी, तुम ऐसे ही घूमने वाले हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ने किसी से घर भाड़े पे लिया। क्या भाड़े पे लिया? घर। ये रहा घर, ये भाड़े पे लिया और रेंट दे रहे हैं। दरवाजा बंद करो या खुला रखो, तुझे क्या करना है? बोलता है दरवाजा बंद कर दो करके, ठीक है बेटा, तुम तुम्हारे दरवाजे में देख लिया करो, ठीक है। हाँ, तो मेरी वाइफ है, उसने घर भाड़े पे लिया और ये घर का भाड़ा 70,000 पर मंथ है। बोलो कितना है? 70,000 पर मंथ। और ये घर भाड़े पे लिया है मिस्टर काका से। किससे लिया है? काका से। अब एक बात समझिए, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194 आई में कवर नहीं होता, उसने किसी रेजिडेंट पर्सन को रेंट दे रहे 50,000 पर मंथ से ज्यादा का, तो टीडीएस काटना पड़ेगा 5%। तो मुझे बताइए यहां पे मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस। अब एक चीज समझना, यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। ओ कशिश, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि नॉर्मली हमको टीडीएस कब काटना पड़ता है? बोलो पेमेंट या क्रेडिट, विचएवर इज। पेमेंट किया, क्रेडिट किया, विचएवर इज अर्लियर। अब एक बात बताओ, मेरी वाइफ जो है क्या कोई बिजनेस प्रोफेशन करती है? आपको लगता है मेरी वाइफ को कंप्लायंस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी ना? क्योंकि भाई टीडीएस के लिए पहले 10 नंबर लेना पड़ता है, 10 नंबर लेने के बाद में फिर टीडीएस काटना पड़ता है, फिर जमा कराना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं। तो लॉ मेकर्स ने क्या बोला मेरी वाइफ को कि देवी जी तुमको हर महीने टीडीएस नहीं काटना। इस सेक्शन में देखो, नॉर्मली हर बाकी सेक्शन में क्या है, जैसे ही कोई भी पेमेंट किया, क्रेडिट किया, टीडीएस तभी काटना है। लेकिन इस सेक्शन में टीडीएस हर महीने नहीं काटना, सिर्फ साल में एक बार काटना है, लास्ट महीने के रेंट में से। ये जो सेक्शन है 194 आईबी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली मेरी वाइफ ने, इसमें टीडीएस हर महीने नहीं काटना। There is no need to deduct the TDS at every month. Every month TDS नहीं काटना, TDS काटना है ओनली लास्ट महीने के रेंट में से।
अब एक बात बताओ, हमारा पूरे साल का रेंट कितना होगा? तो 70,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, कितना आया? 840 आया। तो 840 पे आप बताओ 5% की रेट से टीडीएस, हाँ 42,000। तो जो भी लास्ट महीने का रेंट रहेगा, लास्ट महीने का रेंट मतलब मार्च महीने का रेंट, तो मार्च 2024 का रेंट है वो कितना आएगा? 70,000। तो 70,000 में से आप 42,000 का टीडीएस काट लीजिए, कितना बचता है? 28,000 का जो रेंट है वो हम काका को पे करेंगे। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, बाकी जितनी भी सेक्शन हमने पढ़ी है उसमें टीडीएस काटना है, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, हर महीने जब भी पेमेंट करते हो काटना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये एक सेक्शन ऐसी है जिसमें क्योंकि मेरी वाइफ इतने सारे कंप्लायंस कर नहीं सकती, इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको टीडीएस काटना है लास्ट महीने के रेंट में से। लेकिन लास्ट महीना कौन सा? तो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर या लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने घर पहले ही खाली कर दिया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरी वाइफ ने यह घर खाली कर दिया, मान लो 31 दिसंबर 2023 को खाली कर दिया। तो बेटा 31 दिसंबर 2023 को खाली कर दिया तो हमको दिसंबर मंथ के रेंट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देख बताइए, अगर मान लो लास्ट मंथ 31 दिसंबर वाला मंथ है तो हमारा रेंट कितना होगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ का रेंट। 9 मंथ का कैसे आया बोलो ना? अप्रैल मई जून जुलाई से लेके दिसंबर, कितना रेंट हुआ? तो 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आता है? 21 31,000 एंड तो 31,500 है, इतना आपका टीडीएस कटेगा लास्ट महीने के रेंट से। मतलब दिसंबर मंथ का जो रेंट रहेगा वो दिसंबर मंथ का रेंट कितना? 70,000 रहेगा। तो 70,000 में से 31,500 का टीडीएस है वो काट लेंगे और बाकी वाला कितना? 38,500 है वो हम काका को पे करेंगे। तो एक बात बताऊं, समझने की कोशिश करना, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जो 194I में कवर नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप रेंट पे कर रहे हो किसी को महीने का 50,000 से ज्यादा का, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट हर महीने टीडीएस नहीं काटना, इसमें टीडीएस काटना है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, एज द केस में बी। अगर आप पूरे साल रह रहे हो तो मार्च महीने के रेंट से टीडीएस काटिए, बट अगर बीच में ही आपने घर खाली कर दिया तो जिस महीने खाली किया उस महीने के रेंट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, कल मैंने एक चीज बताई थी, पता है क्या? अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो आपको टीडीएस कौन सी रेट से काटना पड़ेगा? कल हमने एक सेक्शन पढ़ी थी पहले ही पेज पे कि अगर आगे वाले ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा जो भी रेट रहेगा और 20% विचएवर इज हायर। अब एक बात बताओ, इधर देखना, गड़बड़ हो गई, मजा आएगा आपको। इधर देखो, हुआ क्या? ये मेरी वाइफ है मिसेस बीबी, गुस्से में लग रही है, ठीक है। अब एक बात समझना, काका को रेंट दिया, काका ने अपना पेन नंबर दिया ही नहीं। काका बोलते हैं पेन नंबर, बोला कोई पेन नंबर नहीं है हमारे पास, हम पान खाते हैं, पेन नंबर नहीं रखते, ठीक है, हमारे पास कोई पेन नंबर नहीं है, पेन नंबर, देयर इज नो पेन नंबर, पेन नंबर है ही नहीं। काका बोलता है पेन नंबर नहीं है, काका ने पेन नंबर नहीं दिया। तो काका ने पेन नंबर नहीं दिया तो मेरी वाइफ को टीडीएस कैसे काटना पड़ेगा? मैं बताऊं, 20% काटना पड़ेगा। तो ये 8,40,000 का रेंट है, इसका 20% कितना होगा? 1,68,000 का टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन गाइस लास्ट महीने का रेंट तो है ही 70,000। ओ तो भाई 70,000 से 168 कैसे काटेंगे? नॉट पॉसिबल ना भाई। अगर मान लो इशिता लास्ट महीने का रेंट है वो तो 70,000 ही है और टीडीएस काटना है 168, तो ऐसे 168 कैसे काटेंगे? गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो, अगर आगे वाले ने पेन नंबर नहीं दिया तो आपको 20% से टीडीएस काटना है, बट डोंट वरी, तुम्हारा टीडीएस का अमाउंट लास्ट महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होगा। मतलब यहां पे आपको टीडीएस पूरा 168 नहीं काटने की जरूरत, सिर्फ 70,000 रुपीज का टीडीएस काट लो और गवर्नमेंट को जमा करा दो। सिर्फ 70,000 रुपीज का टीडीएस काट के एंड आप गवर्नमेंट को जमा करा दो। यहां पे आपको 168 टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा रे?
दूसरे वाले केस में मान लो यहां 630 का जो रेंट था इस पे अगर 20% करते हो तो कितना आएगा 126। तो बेटा आपको यहां पे 126 काटने की जरूरत नहीं, सिर्फ 70,000 का टीडीएस काट के और आप गवर्नमेंट को जमा करा दो। सिर्फ 70,000 का टीडीएस काट के आप गवर्नमेंट को जमा करा दो। 194 आईबी पड़ा, बोलो आईबी पड़ा। आईबी को कैसे याद रखोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया बीबी सर की वाइफ ने, क्या बोलोगे बीबी सर की वाइफ ने। चलो एक काम करो, आईबी को अपनी बुक में दे रखा है, ढंग से रीड कर लो। रीड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। रीड करने के बाद, हाँ लास्ट महीने में काका को कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलती है कि आपकी वाइफ के पास पैसा कहां से आया, अगर मान लो बिजनेस वगैरह नहीं कर रही, मान लो मेरी वाइफ को रेंट मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब मेरी वाइफ को मान लो अदर सोर्सेज की इनकम है, मेरी वाइफ की सैलरी की इनकम है, तो सैलरी की इनकम है तो इसमें ही आएगा ना 194 आईबी में। क्योंकि देखो 194 आई में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो मेरी वाइफ कहीं जॉब करती है तो सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिल रही है तो 194 आईबी में आएगा ना। हाँ मैं भी दे देता हूं। हाँ 15 घंटे सोती है और बाकी 8 घंटे काम कर लेती है, पार्ट टाइम जॉब कर रही है। चलो हमारी ही कंपनी में चलो हम सैलरी देते हैं। चलो एक बार वो रीड करके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रशांत 194 एलए में टीडीएस कब काटेंगे? पेमेंट के टाइम पे ना, कंपल्सरी एक्विजिशन में सिर्फ पेमेंट के टाइम पे। चलिए अब 2-3 सेक्शन और बची है बस इस टॉपिक में। चलिए अब अपन एक और सेक्शन पढ़ते हैं बिफोर ब्रेक, उसके बाद हम ब्रेक दे देंगे आपको, ठीक है? कॉपी भी क्या आइए फिर। एक बार पार्टी दे दी फिर मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं आपसे मिलने आता रहूं कभी कभी, ठीक है? हाँ गोपाल जी, वो पॉइंट नंबर 2 में ये था कि टीडीएस कब काटना है? लास्ट महीने का रेंट है ना, वो जब पेड या क्रेडिट करेंगे विच एवर इज अर्लियर, तो लास्ट महीने के रेंट में से काटना है। लास्ट महीने का रेंट जब भी पे या क्रेडिट करेंगे उसके विच एवर इज अर्लियर वाले इवेंट पे। चलिए हाँ जी, गाना गा लो, मेरे को नहीं आता गाना। तो तुम आओ गा लो, मेरे को नहीं आता। चलिए ए भाई प्लीज, चलिए लास्ट सेक्शन बिफोर ब्रेक, सेक्शन 194J। आओ राजा, इधर देख लो पहले। राजा आओ राजा, वो क्या है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आओ राजा। टीडीएस और प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, हम मूड बनाओ ताजा ताजा, कुंडी मत खड़का हो राजा। हाँ, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। ए भाई, ओ भाई, 194J बोलो। जे, जे को ऐसे याद रखना है, जे का मतलब जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। एक बात बताओ, ये कैसे याद होगा जानी दुश्मन? क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, जैसे ही आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे ना तो आप आर्टिकलशिप में जाओगे। आर्टिकलशिप में आपके लिए जानी दुश्मन आपका बॉस रहेगा। आप जितने भी फ्रेंड से बात करोगे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर बॉसेस करके, ठीक है? भैया बॉसेस है वो बहुत ही परेशान करते हैं, बहुत काम कराते हैं, ये जानी दुश्मन है। उसको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फीस। तो इस सेक्शन को ऐसे जानी दुश्मन नाम से याद रखोगे। जे मतलब जानी दुश्मन। इस सेक्शन में बेसिकली 5 पेमेंट कवर होते हैं। सब लोग इधर ध्यान दो, अब बुक में कुछ मत देखो, इधर देखो। यह सेक्शन बोलती है किसी को भी आप प्रोफेशनल फीस देते हो, जैसे प्रोफेशनल सर्विस लिया डॉक्टर का, या फिर मान लो क्या बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, प्रोफेशनल सर्विस लिया, उसका जो पेमेंट किया वो प्रोफेशनल फीस में आएगा। या फिर आपने कोई टेक्निकल फीस किसी को पे किया, जब टेक्नोलॉजी लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको जो लेक्चर दिख रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर पे दिख रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर का एनक्रिप्शन वगैरह हम किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल फीस, उनको दिया। या फिर किसी को रॉयल्टी दिया, बोलो क्या दिया? रॉयल्टी। या नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस क्या होता है? कंपटीशन ना करने का फीस। याद आया? आप में से किसी बच्चे ने बोला था मैं तो डीटी पढ़ाऊंगा, मैंने बोला पैसा ले लेना मत पढ़ा, तो वो पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड नॉन कंपीट फीस। और एक होता है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस किसको बोलते हैं?
जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं उनको जो फीस देते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर फीस। तो ये सेक्शन में 5 पॉइंट कवर है। बोलो कितने पॉइंट कवर है? 5। कौन कौन से? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। सर 194J में ये 5 पॉइंट कवर है। सर इस सेक्शन में टीडीएस के लिए पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए? सर इस सेक्शन में रेट क्या होनी चाहिए? एंड गाइस लास्ट में कुछ कंडीशंस क्या है? चलो सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, लास्ट सेक्शन है बिफोर ब्रेक। इधर देखो, सबसे पहले पेयर। पेयर में मैंने बोला एनी पर्सन, लेकिन एक बात बताओ, क्या 194J हाईजैकर में आ रही है? नहीं आ रही है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था HIJACR, तो जे इसमें आ रहा है ना, तो मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना, मतलब बीबी सर की वाइफ जो है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को कोई भी प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस वगैरह देगा तो टीडीएस नहीं काटना। बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना, पेई कौन होगा? तो पेई में बोलिए रेजिडेंट पर्सन। अब एक बात समझना, यहां पे टीडीएस की रेट क्या है? सब लोग इधर ध्यान देना, रेट में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इधर ध्यान देना। रेट में लॉ मेकर्स बोलते हैं इस सेक्शन में रेट है 10%। बोलो 10%, बोलो 10%, अरे बोलो 10%। लेकिन गाइस इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है। 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें 10% की जगह 2% हो जाएगा। कहां कहां पे 3 केसेस? सबसे पहला, अगर आपने किसी कॉल सेंटर को पेमेंट किया, अगर कॉल सेंटर से ऐसा कोई सर्विस ले रहे हैं, टेक्निकल सर्विस वगैरह, और कॉल सेंटर को पेमेंट किया तो 2% होगा। दूसरा, अगर आपने कोई टेक्निकल सर्विस के लिए किसी को पेमेंट किया, टेक्निकल फीस का पेमेंट किया, तो 2% रहेगा। एंड तीसरा, अगर आपने किसी को रॉयल्टी दिया है, लेकिन रॉयल्टी कौन सा पता है? रॉयल्टी या तो सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ फिल्म से रिलेटेड, जो मूवी से रिलेटेड, मूवी का अगर सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एग्जीबिशन करता है, और उससे रिलेटेड अगर कोई रॉयल्टी है, तो टीडीएस का रेट 2%। तो टीडीएस का रेट 2%। इधर देखिए सब लोग, ऑल पीपल पे अटेंशन। 194J, बोलो जे 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 194J। जे में पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, बीबी सर की वाइफ को छोड़ के। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? 10%। बोलो 10%। बट गाइस 3 केसेस में 2%। एक तो कॉल सेंटर को पेमेंट किया, दूसरा टेक्निकल फीस का पेमेंट किया, एंड तीसरा अगर मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन या सेल से रिलेटेड रॉयल्टी है तो आपका 2%। तो ऐसा बोलूं, इधर देखो, प्रोफेशनल फीस अगर आपने पे किया, टीडीएस का रेट 10%। कितना होगा? 10%। टेक्निकल फीस पे किया 2%। रॉयल्टी में 2 टाइप की, अगर वो मूवी से रिलेटेड है तो 2%, बाकी वाला है तो 10%। नॉन कम्पीट फीस पे 10% एंड डायरेक्टर फीस पे 10%। वही तो हुआ। तो देखो, वापस बोल रहा हूं, समझना। देखो ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें 2% टीडीएस की रेट है। एक तो कॉल सेंटर, 2 रुपए में कॉल हो जाता है, कॉल सेंटर 2 रुपए, ऐसा याद रखना, ठीक है, 2%। दूसरा टेक्निकल फीस पे 2% एंड रॉयल्टी जो सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ मूवी से रिलेटेड है तो 2%, बाकी सब जगह 10%। तो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोलता हूं, देखो, अगर आपने प्रोफेशनल फीस किसी को पे किया, टीडीएस का रेट 10% है। टेक्निकल फीस पे किया तो 2%, रॉयल्टी में अगर मूवी से रिलेटेड है तो 2%, अदर वाला रॉयल्टी है तो 10%, नॉन कम्पीट फीस 10%, डायरेक्टर फीस 10%। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब आप किसी को ये पेमेंट कर रहे हो वो 30,000 से ज्यादा है पूरे साल का मिला के। 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। जैसे मान लो मैंने किसी को प्रोफेशनल फीस पे किया 28,000 का पूरे साल में, टीडीएस नहीं काटना। 25,000 का पे किया, टीडीएस नहीं काटना। पूरे साल में मिला के अगर 30,000 पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अगर वो 30,000 या उससे कम है तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग कैच आता है जो ध्यान देना गाइस, ये सेक्शन बोलती है कि ये जो 30,000 का लिमिट है ना, ये प्रोफेशनल फीस के लिए अलग से है,
टेक्निकल फीस के लिए अलग से है, रॉयल्टी के लिए अलग से है, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग से है, और डायरेक्टर फीस के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। वापस बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या समझना, हां इधर देखना गाइस, इस सेक्शन में लिमिट 30,000 पर एनम है, लेकिन ये 30,000 का लिमिट प्रोफेशनल फीस के लिए अलग से है, टेक्निकल फीस के लिए अलग से है, रॉयल्टी के लिए अलग से है, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग से है। डायरेक्टर फीस पे कोई लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर को तो अगर 10 रुपया दिया तो उस पे टीडीएस 1 रुपया काटना है। डायरेक्टर फीस पे कोई भी लिमिट नहीं है। 10 रुपीज पे किया तो 1 रुपया टीडीएस कटेगा। डायरेक्टर फीस में कोई लिमिट नहीं है, बट बाकी केस में आपका लिमिट 30,000 का है। एंड ये 30,000 का लिमिट भाई प्रोफेशनल फीस के लिए अलग से है, टेक्निकल फीस के लिए अलग से है, रॉयल्टी के लिए अलग से है, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग से है। इसका मतलब यह हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या किया, हमारे केशवानी सर को हमने मान लो केशवानी सर को हमने पेमेंट किया और इनको हमने 28,000 रुपए का प्रोफेशनल फीस दिया। मान लो इनको हमने 28,000 रुपए का रॉयल्टी दिया। मींस 28,000 का प्रोफेशनल फीस दिया, 28,000 का रॉयल्टी दिया। एग्रीगेट देखोगे तो 30,000 से ज्यादा दिया। लेकिन गाइस इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं आएगा। यहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इस सेक्शन में जो लिमिट है ना, वो लिमिट आपका प्रोफेशनल फीस के लिए अलग से 30 का लिमिट है, टेक्निकल फीस के लिए अलग से 30 का लिमिट है, रॉयल्टी के लिए अलग से 30 का लिमिट है, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग से 30 का लिमिट है। तो हमने क्या किया, यहां पे केशवानी सर को जो पेमेंट किया वो 28,000 का प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, 28,000 का रॉयल्टी का पेमेंट किया। टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस पे जो लिमिट होती है वो 30,000 की सेपरेट लिमिट है। सबको मर्ज नहीं करना। रेंट में कैसा था पता है, कि जब आप किसी पर्सन को रेंट दे रहे थे वो 2,40,000 से ज्यादा का रेंट था तो आपको टीडीएस काटना था। मैं सब रेंट को मर्ज कर रहे थे, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट, बिल्डिंग का रेंट, फर्नीचर का रेंट, सबको मर्ज करके 240 से ज्यादा है टीडीएस काटना है। इसमें 30,000 का लिमिट अलग अलग है। प्रोफेशनल फीस के लिए लिमिट अलग है, टेक्निकल फीस के लिए लिमिट अलग है, आपका रॉयल्टी के लिए लिमिट अलग है, नॉन कंपीट फीस के लिए लिमिट अलग है। एंड गाइस यहां पे आपका जो है, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका डायरेक्टर फीस पे तो कोई लिमिट है ही नहीं। अब एक और चीज समझना, एक बात बताओ मुझे, सब लोग इधर मेरी तरफ ध्यान देना, लास्ट 2 मिनट और मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, इस सेक्शन में क्या इंडिविजुअल एचयूएफ ने किसी को पेमेंट किया तो टीडीएस काटना है या नहीं? भाई यहां पे हाईजैकर में इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना, बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मैंने किसी को प्रोफेशनल फीस पे की, टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा या नहीं? कटेगा। बट मेरी वाइफ ने पे किया तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं, इधर देखना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, लास्ट 1 मिनट, इंडिविजुअल एचयूएफ है और जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा इस सेक्शन में। अरे बोलो यस और नो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी को प्रोफेशनल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है, अगर आपने किसी को टेक्निकल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है। बट गाइस अगर आपने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट किया, नॉन कंपीट फीस का पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटना, भले आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। वापस बोल रहा हूं, समझना। हां देखो, ये सेक्शन में बीबी सर की वाइफ 15 घंटे सोती है, उसको तो टीडीएस ही नहीं काटना। बट बीबी सर इंडिविजुअल एचयूएफ पे, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इन्होंने अगर प्रोफेशनल फीस पे किया ना तो टीडीएस काटना है,
टेक्निकल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है, बट रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस पे किया तो टीडीएस नहीं काटना। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये सेक्शन लगेगी ही नहीं अगर उसने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट किया है या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया है। मतलब इन सिंपल वर्ड, ये इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये सेक्शन सिर्फ कितनी लगेगी पता है कि अगर आपने किसी को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया या टेक्निकल फीस का पेमेंट किया तो टीडीएस काटना है, बट अगर आपने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट किया या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एग्जांपल लेते हैं एक और। मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो मैं किसी को मान लो आपको प्रोफेशनल फीस देता हूं तो टीडीएस काटना पड़ेगा 194J में। बट अगर मैंने आपको नॉन कम्पीट फीस दिया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यह सेक्शन बोलती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ ने जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशनल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है। लेकिन अगर यह प्रोफेशनल फीस कोई पर्सनल पर्पस के लिए किया, पर्सनल पर्पस के लिए, तो टीडीएस नहीं काटना। पर्सनल पर्पस का मतलब जैसे मान लो मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 करोड़ से ज्यादा है, मैं डाइवोर्स फाइल करता हूं और मैं किसी एडवोकेट से, वाइफ ने सुनने के बाद बोला डाइवोर्स दे दो बहुत है करके, ठीक है 15 घंटे सोती हो, ऐसा ऐसा बोलते होंगे कोई, मुझे बोला मेरे को आपका चेहरा नहीं देखना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं भी यही चाहता हूं, लो ठीक है। तो मैंने कहा मेरे दुख तो होगा बहुत, बट मैंने कहा चलो ले लेते हैं डाइवोर्स, तुम बोल रही हो तो तुम्हारी मन की इच्छा पूरा करते हैं। मैंने एक एडवोकेट को हायर किया और एडवोकेट को बोला, मैंने कहा किसी भी कीमत पे डाइवोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला कीमत 5 लाख लगेगी, मैंने कहा दे दूंगा। अब मैंने उस एडवोकेट को 5 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस दिया। एक बात बताओ, डाइवोर्स वाला मेरा पर्सनल पर्पस है या बिजनेस पर्पस है? पर्सनल, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। भले मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो भी उस पे टीडीएस नहीं आएगा। वापस से इस सेक्शन को पूरे को रिवाइज करा रहा हूं, अभी तक जो पढ़ा वो। इधर देखो 194J, बोलो 194J। जे को कैसे याद रखो? जानी दुश्मन। और तुम्हारे जानी दुश्मन कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स। कौन होते हैं? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो। इसमें 5 पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर फीस। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, बट बीवी सर की वाइफ को छोड़ के। पे ही होना चाहिए रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10%। 3 केसेस में 2% है। एक तो कॉल सेंटर का पेमेंट करते हो, टेक्निकल फीस का, एंड मूवी से रिलेटेड सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन। इसमें टीडीएस तभी काटना है जब आपने किसी को पे किया वो 30,000 से ज्यादा है। लेकिन ये 30,000 का लिमिट है ना गाइस, ये प्रोफेशनल फीस पे अलग से लगेगा, टेक्निकल फीस पे अलग से लगेगा, रॉयल्टी पे अलग से लगेगा, नॉन कम्पीट फीस पे अलग से लगेगा, डायरेक्टर फीस पे कोई भी लिमिट नहीं है। इवन डायरेक्टर को 10 रुपए का पेमेंट किया तो आपको 1 रुपया टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर किसी को पे कर रहे हैं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 से ज्यादा है, प्रोफेशनल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है, टेक्निकल फीस पे किया तो टीडीएस काटना है, बाकी रॉयल्टी नॉन कम्पीट पे टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर प्रोफेशनल फीस में पर्सनल पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है, जैसे डाइवोर्स का केस, या मान लो मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मैंने डॉक्टर को पेमेंट किया, ये पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस लिया है, तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज समझना गाइस, ये जितने भी कमेंटेटर होते हैं, कमेंटेटर या अंपायर, ये भी क्या प्रोफेशनल में आएंगे या नहीं? स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी प्रोफेशनल में आएंगे या नहीं? आंसर इज यस। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन दिया कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, जैसे आपके विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, इनको जो पेमेंट मिलता है, इनको फ्रेंचाइजी पेमेंट देती है, तो इनका भी टीडीएस इसी 194J में कटता है। इनको प्रोफेशनल्स माना जाता है, ये प्रोफेशनल फीस माना जाता है। ऐसा नहीं प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, यहां स्पोर्ट्स पर्सन भी आ जाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर तुम्हारे अंपायर है, कमेंटेटर है, रेफरी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, टीम फिजिशियन है, एंकर वगैरह है, आकाश चोपड़ा है, कमेंटेटरी करता है, उस सबको जो पेमेंट करेंगे वो आपके 194J में ही आएगा। अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट गाइस, अगर आप कभी भी सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हो, बोलो क्या एक्वायर करते हो? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझते हो ना? तो सॉफ्टवेयर के केस में रॉयल्टी माना जाता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर का पेमेंट करते हो तो इट्स कॉल्ड रॉयल्टी। बोलो क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। एक कंपनी है जिसका नाम है किम सॉफ्ट,
एक कंपनी है जिसका नाम है किमसॉफ्ट। क्या नाम है? किमसॉफ्ट। किमसॉफ्ट ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर खरीदा किसी से जिसका नाम है मान लो डबल ए सॉफ्टवेयर, ए सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर खरीदा किमसॉफ्ट ने। अब एक बात समझना, इसने अगर सॉफ्टवेयर खरीदा, बोलो खरीदा, और जब इसको पेमेंट किया तो उस पे 194J में टीडीएस काट लिया। बोलो टीडीएस काट लिया। अरे बोलो 194J में टीडीएस काट लिया। अरे बोलो काट लिया। अब एक चीज समझना, इसने टीडीएस काट लिया। अब किमसॉफ्ट क्या करती है, सेम सॉफ्टवेयर आगे एज इट इज बेच देती है। मान लो बीबी लिमिटेड को एज इट इज वो सॉफ्टवेयर बेचा और हमने सॉफ्टवेयर का पेमेंट किया, तो सीबीडीटी बोलती है इस पे टीडीएस नहीं काटना। देखिए, आगे वाली कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा था, उसने टीडीएस काट लिया और वही वाला सॉफ्टवेयर आपको एज इट इज बेच दिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। और आप अगर रिटेल में सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, तो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो क्या उनका टीडीएस काटना है? अगर मान लो उन्होंने बना के हमको बेचा है तो हम टीडीएस काटेंगे, लेकिन उन्होंने आगे से खरीदा था और आगे उन्होंने अगर टीडीएस काट लिया था, इसने अगर इनका टीडीएस काट लिया था, तो फिर बेटा हमको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए, जो किमसॉफ्ट है, इन्होंने सॉफ्टवेयर ए सॉफ्टवेयर से खरीदा, उनका टीडीएस अगर उन्होंने काट लिया था, एज इट इज सॉफ्टवेयर उन्होंने हमको बेच दिया। यहां एज इट इज सॉफ्टवेयर उन्होंने हमको बेच दिया, तो हम उनको पेमेंट करेंगे तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है टीपीए करके, दैट इज द लास्ट 1 मिनट। इधर देखिए, जैसे मान लो एक बंदा है, बस लास्ट 1 मिनट, मिस्टर बीबी, मान लो मैंने जो है, मैं बीमार हो गया। बोलो क्या हो गया? बीमार। ऐसा नहीं हो, टचवुड नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है, हाँ किसको ले लो? तो वैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता कहने से, ठीक है? ऐसा कहने से होता तो मतलब बेचारे प्रोफेसर तो जिंदा ही नहीं रहते इंडिया में सब, ठीक है? छोटे थे तो अपन कैसा सोचते थे ना, छोटे तुमने ऐसे सोचते थे स्कूल के टीचर मर जाए तो अच्छा रहेगा, छुट्टी हो जाएगी 2-4 दिन कम से कम, ठीक है? तो वो क्या हुआ ऐसा? एग्जाम्पल इधर देखो, मान लो मिस्टर बीबी, मैं बीमार हो गया और मेरे को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का नाम ले लेते कुछ भी, मान लो कोकिला बेन। अब ऐसे डाइवोर्स वगैरह मैं मतलब बोल रहा हूं तो क्या सच में डाइवोर्स हो जाएगा क्या? मेरी वाइफ 15 घंटे सोती है तो क्या सच में सो लेगी 15 घंटे? ठीक है, हाँ वो थोड़ा सच है, बट उसमें मेरी वाइफ सुनेगी तो सच में डाइवोर्स दे देगी करके, ठीक है? हाँ इधर देखो, लास्ट बीवी, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब एक बात समझना, मैंने हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट होते हैं तो आपको पता है आजकल लोग इंश्योरेंस लेके रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस ले रखा है। किसका? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिक्लेम ले रखा है। अब हुआ क्या, मैंने स्टार हेल्थ वालों को बोला कि देखो यार मैं बीमार हो गया, मैं अब ठीक हो गया एकदम स्वस्थ, आप बिल पे कर दो हॉस्पिटल को। तो स्टार हेल्थ वाले बहुत बार क्या करते हैं, ये अगर खुद बिल पे करेंगे इसको तो क्वेश्चन ही आता है, अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें सर्विस तो इन्होंने ली थी, प्रोफेशनल सर्विस हॉस्पिटल की, पेमेंट ये कर रहे हैं, तो क्या इनको इनका टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, 194J में स्टार हेल्थ को काटना पड़ेगा। स्टार हेल्थ अगर हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है तो बेटा ये प्रोफेशनल फीस है और प्रोफेशनल फीस पे 194J में टीडीएस कटेगा। दूसरा, आजकल एक नया फंडा चालू हुआ है कि स्टार हेल्थ ये खुद क्लेम सेटलमेंट नहीं करता, इन्होंने टीपीए अपॉइंट कर रखे हैं। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। बोलो क्या बोला है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये एजेंसियां रहती है, वो एजेंसियां काम करती है। अब होता क्या है, स्टार हेल्थ पैसा देगा टीपीए को, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर पैसा देगा हॉस्पिटल को। देखो, स्टार हेल्थ ने पैसा दिया टीपीए को,
और टीपीए ने पैसा दे दिया हॉस्पिटल को, तो क्या इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा यानी आंसर इज यस। अगर 194 में यहां टीपीए जो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, भले वो पैसा दे रहा है हॉस्पिटल को, तो भी उसको हॉस्पिटल का टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने तो पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली थी, तो टीडीएस कैसे आ रहा है? भाई इसमें मैं पे नहीं कर रहा हूं ना, मैंने अगर पे किया होता हॉस्पिटल को पर्सनल पर्पस के लिए तो टीडीएस नहीं आता। यहां पे कर रहा है वो स्टार हेल्थ कर रहा है या टीपीए कर रहा है। इवन सर्विस जो ली थी वो मिस्टर बीबी ने ली थी, और इसका बिल का पेमेंट अगर टीपीए ने या स्टार हेल्थ ने किया तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए एक बार 194 पूरा पढ़ लीजिए। 194 पढ़ लीजिए। ये बोलता है आज आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा। तुझे ये कैसे पता कि खाना वाइफ ही बनाती होगी? ऐसा भी तो हो सकता है मैं भी बना सकता हूं। हाँ जी आरुष मैं बताता हूं। पूरा 194 एक बार रीड कर लीजिए हाईलाइट करके। बस अब एकदम इजी वाला बचा है। चलिए डन। हाँ मुझे पता है ब्रेक देना है, मुझे पता है। हाँ 2 मिनट और पढ़ाऊंगा। चलिए आ जाइए सब लोग कुछ क्वेश्चंस पे। 194 से रिलेटेड ही करेंगे, बाकी किया ना तो सच्ची मतलब मेरी कसम है, बस बाकी कुछ नहीं कर, सिर्फ 194 को अलावा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो तुम ऐसे देख के ही बोलोगे अरे सर ये लप्पू सा क्वेश्चन, ये तो लप्पू सा सचिन है। क्या हो गया, क्या है उसमें? पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 9। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 4 में यह था कि इंडिविजुअल एचयूएफ है, भले उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो भी उसको नॉन कंपीट फीस रॉयल्टी पे टीडीएस नहीं काटना। प्रोफेशनल फीस टेक्निकल फीस दिया तो टीडीएस काटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। XYZ Limited makes a payment of 28,000 to Ganesh on so and so date fees for the professional service and another payment 25,000 on same date towards the technical fees। क्या इसका टीडीएस कटेगा या नहीं? इसको गणेश को प्रोफेशनल फीस 28 का दिया
और टेक्निकल फीस 25 का दिया, क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। भले एग्रीगेट 30 से ज्यादा है तो भी यहां टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 30,000 का जो लिमिट है ना वो प्रोफेशनल फीस के लिए, टेक्निकल फीस के लिए, नॉन कंप्लीट फीस के लिए, रॉयल्टी के लिए अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो देख लीजिए सॉल्यूशन को एक बार। देखा देखा पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर, अरे रुक तो जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट नंबर 2 पे आइए। अरे खजूर, ये एग्जाम में 4-4, 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते। क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 171। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पॉइंट नंबर 2 देखो। पेमेंट ऑफ फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस 25,000, रॉयल्टी 20,000 श्याम को, जिसके पास पेन नंबर भी है। क्या टीडीएस आएगा या नहीं? ना, क्योंकि अलग अलग लिमिट है ना। तो रीड कर लो आंसर। भले ऐसे लप्पू से तो क्वेश्चन है, टीडीएस में क्वेश्चन लप्पू से है, ठीक है? सिर्फ इसमें याद ही रखना पड़ेगा बस, बाकी सब लप्पू से है। इसमें रट्टा मारने वाला चीज है ये। रुको थोड़ी देर। हाँ चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 172। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। हाँ चलिए। हाँ भाई, तुझे आज बहुत नींद आ रही है ना? रात को नहीं सोया था? क्यों, क्या कर रहा था? 11:30 बजे घर आया, बाहर था। तो फिर 12:30 बजे भी सो लेता, 6 बजे तक तो 6 घंटे होता। फोन नहीं छूटता। पर फोन पे करता क्या है? मतलब फोन पे चैटिंग वैटिंग? रील्स देखता है? ओ भाई, ये ऐसी बीमारी है ना रील्स देखने की लोगों की। वो लेकिन उसको इंस्टा को पता रहता है आपको कौन सी रील पसंद आ रही है, तो वो वही लाके देता है आपको, ठीक है भाई साहब। अलग ही लेवल पे रील चल रही है इनकी। चलिए, लेकिन है ना, एग्जाम से 4 महीने पहले आप वो नोकिया का 1200 वाला मोबाइल आता है ना, वो ले लेना, जिसमें एक ही वो सांप वाला गेम चलता है, ठीक है? और लास्ट में जाके मर जाता है। तो सैमसंग का आता है, सैमसंग का गुरु करके, गुरु नाम आता है ऐसा कुछ, वो लेना। एटलीस्ट 4 महीने पहले आपको ये सब करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए वो 2 महीने एक्स्ट्रा है। हाँ चलिए, 2 महीने एक्स्ट्रा है तो रैंक की तैयारी करनी चाहिए। यस, रैंक लाएंगे, वो तैयारी होनी चाहिए अगर 2 महीने एक्स्ट्रा है तो। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन एंड टीडीएस अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको टीडीएस प्रोविजन बताने हैं और टीडीएस का अमाउंट कितना है वो भी बताना है। सबसे पहला रेंट पेड। एक बात बताओ, रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू मिस्टर रमन 2,60,000 ऑन सो एंड सो डेट। रेंट पे टीडीएस 194 आई में आएगा, आई को रेंट देना पड़ेगा, और प्लांटेड मशीनरी पे 2% एंड रेंट 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस 194 आई में कटेगा एट द रेट 2%। 2,60,000 पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फीस पेड ऑन 1 दिसंबर टू डॉक्टर श्रीवत्सन बाय सुंदर एचयूएफ ने फीस पे किया। सुंदर एचयूएफ ने 35,000 का फॉर सर्जरी परफॉर्म ऑन द मेंबर ऑफ द फैमिली। एक बात बताओ, फैमिली के किसी मेंबर के लिए सर्जरी कराई, एचयूएफ ने पेमेंट किया, तो पहली चीज तो देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ पे 194 जब लगता ही नहीं, बट इंडिविजुअल एचयूएफ पे तब लग सकता है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन तो भी यहां पे नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए है ना। प्रोफेशनल सर्विस अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो टीडीएस नहीं आएगा। एंड लास्ट, एबीसी लिमिटेड कंपनी करके है,
उसने 19,000 रुपए का डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे किया, डायरेक्टर फीस में भले 10 रुपया दिया तो भी 1 रुपया टीडीएस आएगा, तो 19,000 रुपए यहां पे 10% की रेट से आपका 1900 रुपया टीडीएस आ जाएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लो ना, देखो ना, ऐसा मत करो, देखो ना, देखिए सॉल्यूशन देखिए एक बार। चलिए एम, हाँ उसमें ना 194 एम का एक रेफरेंस दिया है, वो छोड़ दो, एम होना बाकी है, ठीक है। एम में ऐसा होता है 50 लाख से ज्यादा है तो कुछ होता है, वो आएगा एम अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 194 जे के बाद का कोई भी पॉइंट कराया तो मुझे बताना। एक तो सब क्वेश्चन करा के दे रहा हूं। 194 22 में पॉइंट नंबर 3 पे आई है जो कल क्रॉस मारा था। आकाश प्राइवेट लिमिटेड पेड फॉलोइंग अमाउंट टू संतोष। संतोष को 22,000 का प्रोफेशनल फीस दिया है और 18,000 का रॉयल्टी। अरे संतोष है या संतोष को 22,000 का प्रोफेशनल फीस दिया है, 18,000 का रॉयल्टी। क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 30,000 का लिमिट अलग अलग है ना। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 5वां। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पेड 12,000 टू दीपिका डायरेक्टर टुवर्ड्स द सिटिंग फीस एंड वो सैलरी में नहीं जा रहा है करके, तो यहां पे आएगा 194 जे में। अगर देखो डायरेक्टर को सैलरी दिया तो टीडीएस 192 में जाएगा ना। अगर यहां डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंडिंग फीस सिटिंग फीस दिया तो 194 जे में जाएगा, तो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा इसमें? अरे बोलो आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 6। राशि लिमिटेड इज एंगेज्ड बाय जिगर लिमिटेड, जिगर द टुकड़ा करके, ठीक है। राशि लिमिटेड इज एंगेज्ड बाय जिगर लिमिटेड, कंपनियां है दोनों, फॉर द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग कॉल सेंटर। The total amount credited by Jigar Limited in the ledger of account of Rashi Limited 70,000 regarding service charge of call center. The amount is paid through check. तो 70,000 पे 2% की रेट से टीडीएस आएगा। तो सॉल्यूशन देखो ना, अरे देखो सॉल्यूशन देखो। चलिए इंटर एलिया का मतलब होता है वाइसा वर्सा ना, मतलब इसका ऑपोजिट, ऐसा ही होता है। इंटर एलिया इज द ऑपोजिट। इंटर आलिया मतलब इंटर में आ गए आप, ऐसे इंटर में आलिया भट्ट, कुछ भी। चलिए यस, जो हमने कल सेक्शन पढ़ी थी वो तो सिर्फ मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और आज पढ़ी वो भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो 192 पढ़ा था, 192A, 193, 194, 194A। देखो यहां तक तो मैंने आपको ऐसे याद रखने के लिए कुछ बताया नहीं था, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद से बताया हुआ है 194B बड़े लोग, 194B भी बड़े बहुत लोग, बड़े एडिक्ट लोग, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194D दलाल इंश्योरेंस एजेंट। उसके बाद 194DA डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, 194G गैम्बलिंग, 194H हाउस भाड़े पे लिया तो ब्रोकरेज, 194H, H के बाद क्या होता है? ABCDEFGHI, 194I फॉर रेंट, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, 194IB इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी वाइफ ने भाड़े पे लिया, एंड 194I के बाद ABCDEFGHI J फॉर जानी दुश्मन, एंड 194LA, LA मींस ला, तेरी प्रॉपर्टी ला कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया। तो देखिए कितने हुए यहां पे, 1 2 3 4 5 10 15 एंड 17, 18 हो गए। ओ भाई साहब, 18 सेक्शन तुमको ऐसे याद है। 194C मतलब कॉन्ट्रैक्ट,
194 जे मतलब जानी दुश्मन प्रोफेशनल फीस। 194 एच मतलब ब्रोकरेज एंड कमीशन। 194 जी गैम्बलिंग कौन सिखाता है? लॉटरी एजेंट का कमीशन। 194 बीबी बहुत बड़े लोग, हॉर्स रेसेस का विनिंग। इतना याद हो गया, बहुत है। चलो अभी है ना 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।